बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is mathematics. This is week number 3 and the video number is 2. Today we are going to start the next chapter of first semester final term, which is chapter number 10, basic geometry. Here we have two words in the name of chapter. First one is basic and the second one is geometry. इट्स मीन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। बेसिक मीन्स बुनियादी, उर्दू मीनिंग की तरफ अगर जाएं इट मीन्स इन इनिशियस। सब बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। और ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम शेप्स को स्टडी करते हैं, शेप्स और फिगर्स को। ज्योमेट्री का सबसे बेसिक फिगर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and the most basic figure of geometry is point. सबसे बेसिक कह रहे हैं ज्योमेट्रिक फिगर है हमारे पास ज्योमेट्री में। फिगर मीन्स शेप, किसी भी तरह की शेप्स बनी होती है, लाइंस, ये सब हमारे ज्योमेट्रिक फिगर है। ज्योमेट्री में हम इन फिगर्स को स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास जो पेज नंबर 233 पर कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला ज्योमेट्रिक फिगर उन्होंने हमें बताया है पॉइंट, कि पॉइंट सबसे बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर है। किस तरह से? पॉइंट की शेप क्या होती है? जस्ट अ फुल स्टॉप, ये एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट को हम इस फॉर्म में भी बनाया जाता है मैथमेटिक्स में। ये हमारे पास पॉइंट्स को शो कर रहे हैं। ये सबसे बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर है। किस तरह से? अगर कभी भी पॉइंट नहीं होगा तो पॉइंट की मदद से हम पॉइंट के बगैर हम लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉइंट से ही कोई भी शेप फॉर्म्ड होती है, इसलिए पॉइंट इज अ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर। फिर अगर बहुत सारे पॉइंट्स बहुत क्लोजली एक दूसरे से मर्ज किसी एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये तमाम ये पॉइंट्स ही हैं जो इतने क्लोजली ड्रॉ किए गए हैं कि वो और एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्म हो गई लाइन। ये एक लाइन फॉर्म हो गई। बहुत सारे पॉइंट्स जो बहुत क्लोजली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, उनकी मदद से हमारे पास एक लाइन फॉर्म हो गई। तो ये है हमारा सेकंड ज्योमेट्रिक फिगर विच इज़ लाइन, ठीक है। फर्स्ट बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर था पॉइंट्स की मदद से पॉइंट हो गई हमारे पास लाइन। अगर इस लाइन के दोनों साइड में मैं पॉइंट बना दूँ और इसे ब्लॉक कर दूँ तो ये लाइन कहलाएगी लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड्स पे पॉइंट्स फॉर्म किए हैं हमने इस तरह से, ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट मतलब हिस्सा, किसी एक लाइन का सेगमेंट है, ठीक है। तो इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। सेकंड वन। थर्ड हमारा ज्योमेट्रिक फिगर है प्लेन। पॉइंट, ये लाइन, फिर आ जाए थर्ड वन प्लेन। प्लेन क्या होता है? कोई भी दो लाइंस इन्हीं पॉइंट्स और इस लाइन की मदद से मिलके हमारा थर्ड ज्योमेट्रिक फिगर फॉर्म्ड होगा। किसी भी दो लाइंस को अगर हम एक पॉइंट पर अटैच कर दें, यानी वो एक पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही हो, कनेक्टेड हो, तो ऐसी फिगर जो फॉर्म्ड हुई है उसे हम कहेंगे प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस इन विच एनी टू पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ लाइन दैट लाइज इंटायरली ऑन द सरफेस। कह रहे हैं प्लेन एक ऐसी फ्लैट सरफेस को कहा जाता है जहाँ पर पॉइंट से मिलके जो कनेक्ट बन रही है। जैसे आपका क्लासरूम या फिर आप जिस रूम में इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर जो फ्लोर है वो आपका वर्टिकल प्लेन है, यानी वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और जो वॉल है वो आपका वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें पता है क्या होता है। इस तरह की शेप में जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है और जो
इस शेप में लाइन है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो आपका जो भी जिस रूम में आप इस वक्त मौजूद है वहाँ का जो फ्लोर है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्योंकि उसमें एक लाइन तो नहीं है ना फ्लोर पे, फ्लोर में 4 लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, आपका फ्लोर, और आपका वर्टिकल प्लेन आपकी वॉल, जिस रूम में आप इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है जी। किसी भी 2 पॉइंट्स की मदद से कनेक्ट, मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके 2 लाइंस को एक सरफेस फॉर्म करें तो उस सरफेस को हम कहेंगे प्लेन। बहुत सारी सरफेस कर्व शेप में भी होती हैं, ठीक है, तो क्या वो भी प्लेन कहलाएंगी? कर्व शेप की एग्जांपल क्या होगी? आपकी फुटबॉल या बास्केटबॉल या आप जिससे टेनिस बॉल यूज़ करते हैं, क्या वो भी एक प्लेन सरफेस है? नहीं, वो प्लेन सरफेस नहीं है, क्योंकि प्लेन सरफेस में पहला वर्ड यूज़ हुआ है फ्लैट, यानी उसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और बास्केटबॉल या बॉल्स इस तरह की शेप में होती हैं, तो ये प्लेन नहीं होगा। तो फिर इस सरफेस को क्या कहेंगे? यानी बास्केटबॉल जो एक सरफेस है वो भी तो एक सरफेस ही है, उस सरफेस को क्या कहेंगे? तो किसी भी कर्व सरफेस को हम कहेंगे, कोई भी ऐसी सरफेस जो फ्लैट नहीं है उसे हम कहेंगे कर्व सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, एक कोई भी 2 लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होनी है, जैसे ये 2 लाइंस हैं, इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये दोनों लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है जी। इस तरह की लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तीनों चीज़ें हमने पढ़नी है। फर्स्ट मोस्ट बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर पॉइंट, फिर पॉइंट की मदद से लाइन फॉर्म हुई, और फिर लाइन और पॉइंट की मदद से हमारे पास एक प्लेन फॉर्म हो गया। ज़रूरी तो नहीं है हमेशा 2 लाइंस इसी तरह से कनेक्टेड हो, हमारे पास इसी पॉइंट पे कनेक्टेड हो, ये शेप भी तो हो सकता है, ये लाइंस भी तो एक पॉइंट से ही कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जिस पॉइंट की मदद से लाइंस कनेक्टेड है उसे हम कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। ये सेंटर पार्ट एंगल कहलाएगा। एंगल से हमें पता चलता है कि हमारी दोनों लाइंस किस डायरेक्शन में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ देखें डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड है ये दोनों लाइंस, लेकिन ये और ये सिमिलर तो नहीं है ना, डिफरेंस है। हमें किस तरह से पता चलेगा ये क्या डिफरेंस है, इसे कैसे मेजर करना है, तो उसे हम एंगल की मदद से फाइंड करेंगे। उस पार्ट को कहलाया जाता है एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर भी एंगल, यहाँ एंगल। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, तो हम उस एंगल्स को मदद फाइंड करते हैं हमारे इस ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर्स की मदद से, विच इज़ प्रोडक्टर। आप इसे डी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये डी है, आपके पास भी मौजूद होगी। डी में हमारे पास अगर गौर से देखें 2 स्केल हैं, एक अपर स्केल चल रहा है 90 डिग्री, दोनों में एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, और एक हमारा है इनर स्केल, एक आउटर स्केल है, एक इनर स्केल है। कब मुझे आउटर स्केल पे एंगल देखना है, कब मुझे इनर स्केल पे एंगल देखना है, ये किस तरह से पता चलेगा, ये हम हमारी डी को यूज़ करना सीखेंगे। मेरे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप मौजूद है, इसी ज्योमेट्रिकल शेप को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ये जो सेंटर पॉइंट है यानी वर्टेक्स, इसको आप अपने डी के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन मौजूद है वहाँ पर सेट करेंगे। बिल्कुल सेंटर में जो लाइन मौजूद होगी आपकी डी में, किसी के डी में सर्किल शेप में पॉइंट की सूरत में मौजूद होगा, किसी में नहीं भी होगा। तो आप जैसे मेरा ये रहा सर्किल, तो मैं इस सर्किल को इस वर्टेक्स पे सेट कर लूँगी, ठीक है जी। अगर मेरी बेस लाइन, ये हमारी नीचे वाली लाइन कहलाएगी बेस लाइन। बेस लाइन जिस स्केल के 0 पर है आप उसी स्केल पे अपना एंगल देखेंगे। ये मेरी बेस लाइन है, बेस लाइन इस साइड जा रही है, ठीक है। अगर मैं आउटर स्केल पे देखूं तो 180 डिग्री है, अगर मैं इनर स्केल पे देखूं तो 0 है। जिस स्केल पे 0 है बेस लाइन का, उस स्केल पे आप अपनी मेजरमेंट करेंगे, तो सॉरी एंगल नोट करेंगे। यहाँ मेरे इनर स्केल पे 0 मौजूद है, तो मैं अपनी इनर स्केल पे वैल्यू देखूंगी, यहाँ आ रहा है मेरे पास ऑलमोस्ट 145 डिग्री, तो ये एंगल मेजर हुआ है 145 डिग्री, ठीक है जी। इस तरह से आप डी पे अपना स्केल मेजर करेंगे। अगर मेरे पास शेप होती इस तरह, बेस लाइन की डायरेक्शन ये है, अब मैं रखूँगी तो मेरा 0 जाएगा आउटर स्केल पे, तो आप कौन से स्केल पे वैल्यू देखेंगे? आउटर स्केल पे। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपना एंगल इनर स्केल पे देखना है या आउटर स्केल पे देखना है। वो हमारी बेस लाइन पे वो होगा डिपेंड कि बेस लाइन किस स्केल के 0 पर मौजूद है। डी यूज़ करना आ गई।
डी यूज़ करने के बाद एंगल्स को हम देख के किस तरह से वेरीफाई कर वो पढ़ सकते हैं कि देखते ही हम उसको रिकॉग्नाइज कर लें कि ये कौन सा एंगल है। मेरे पास शेप मौजूद है, एंगल्स के मेजरमेंट के हिसाब से उनके कुछ नेम्स बताए गए। ये मेरे पास एक शेप मौजूद है, ठीक है, ये कुछ स्क्वायर शेप का इसमें एंगल बना हुआ है। ये शो कर रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। कोई भी दो लाइंस जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हो यानी 90 डिग्री का एंगल हो तो हम उस एंगल को 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं हमेशा राइट एंगल, ठीक है। एंगल्स को पढ़ना है। अब हम एंगल्स में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, दो लाइंस की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल, ऐसी दो लाइंस जो आपस में 90 डिग्री का एंगल्स बना रही है, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज राइट एंगल। ठीक है जी। सेकंड एंगल है हमारे पास एक्यूट एंगल। वो तमाम एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हैं यानी 90 से छोटे 89, 80, 70 जितने भी तमाम एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हैं यानी लेस देन 90 डिग्री हैं तो वो तमाम एंगल्स कहलाएंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसका मतलब 90 डिग्री के अंदर अंदर किसी भी रेंज में आ रहे होंगे। यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, ये इस साइड पे, ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये तमाम एंगल्स कहलाएंगे एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल। अब अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है एंगल, बड़ा भी तो हो सकता है ना 90 डिग्री से, जैसे ये हमारे पास 90 डिग्री है, सेंटर में लाइन जो बन रही है वो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री से इस साइड जा रहा है एंगल यानी ग्रेटर जा रहे हैं, लेकिन 180 डिग्री से छोटे हैं तो वो तमाम एंगल्स कहलाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसे तमाम एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे हैं वो कहलाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब वो तमाम एंगल जो 180 डिग्री से भी ग्रेटर हैं लेकिन 360 से लेस हैं यानी 360 से छोटे हैं तो वो कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंगल के मेजरमेंट से यानी उनकी वैल्यू से हमने उनके नेम्स बता दिए। अब वो तमाम एंगल जो वैसे 90 डिग्री तो एक ही एंगल है, 90 डिग्री का एंगल हमेशा राइट एंगल कहलाएगा। वो तमाम एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहेंगे। वो तमाम एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे हैं यानी लेस हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। और वो तमाम एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हैं बट 360 डिग्री से लेस है यानी छोटे हैं तो वो कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है जी। ये हमारे पास एंगल्स के हिसाब से उनके नेम्स हमने देख लिए कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल्स को क्या कहा जाएगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट एंगल्स। अब दो एंगल्स आ गए, कह रहे कोई भी दो एंगल्स है मेरे पास, एक है एंगल ए, एक को कह देती हूँ एंगल बी। अगर इन दोनों को सम करके यानी प्लस करें और आंसर आए 90 डिग्री यानी मैं इन दो एंगल्स को प्लस करूं एंगल ए प्लस एंगल बी और मेरे पास आंसर बने 90 डिग्री यानी एक राइट एंगल बन जाए इन दोनों एंगल्स को प्लस करके, तो मैं इन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहूँगी। क्या कहूँगी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक और टाइप एंगल्स की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट वन, कोई ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करके आंसर आए यानी अगर हम उन दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करें और उनका आंसर आए 180 डिग्री, इन एंगल्स को क्या कहेंगे? कोई भी दो एंगल्स उन्हें मैं प्लस करूं तो उसका आंसर आए 180 डिग्री तो वो दोनों एंगल्स कहलाएंगे, यानी यहाँ पर भी दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, यहाँ ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, यहाँ तक हमें तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे मोस्ट बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर पॉइंट, पॉइंट की मदद से लाइन फॉर्म हुई, लाइंस और पॉइंट की मदद से प्लेन फॉर्म हुआ। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस जो हमारे पास पॉइंट्स की मदद से हम लाइन को कनेक्टेड करते हैं तब फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमने फिर जब प्लेन है, प्लेन में दो लाइन ज़रूरी नहीं है एक ही तरह से कनेक्टेड हो, हमेशा इसी तरह कनेक्टेड हो, नहीं वो डिफरेंट शेप्स में कनेक्टेड हो सकती हैं, ऐसे भी। तो फिर एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, एंगल क्या है? दोनों लाइंस के दरमियान का डिफरेंस कि वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस एंगल को हम अपने प्रोट्रैक्टर यानी डी की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस पॉइंट से लाइन कनेक्टेड होनी है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। बाकी दोनों साइड्स हैं, ये साइड, एक साइड बेस साइड है, दूसरी अपोजिट साइड यानी बेस के साथ साइड है।
फिर एंगल्स भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म हो रहे हैं। अगर एंगल 90 डिग्री है उसे राइट एंगल कहेंगे। 90 डिग्री से छोटे तमाम एंगल्स हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाएंगे। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री से बड़े यानी 180 से के और 360 के दरमियान के तमाम एंगल्स कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। फिर मैंने आपको बताया कि अगर दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आंसर आए तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर है। और अगर किसी भी दो एंगल को सम करने पर, सम मतलब प्लस, 180 डिग्री में आंसर आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब हम इन तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10A पेज नंबर 242। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, यूजिंग अ प्रोडक्टर मेजर एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अननोन्स। कह रहे हैं एक प्रोडक्टर की मदद से, प्रोडक्टर मीन्स योर डी जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद है, ठीक है, इसकी मदद से आप जो शेप्स गिवन है उसमें जो अननोन यानी जो वेरिएबल्स गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे, मैं रफली यहाँ पर ये शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आपके पास डी से आप बुक में से मेजरमेंट लेंगे। आप जब मेजर करेंगे आप अपनी डी को अपनी बुक में यूज़ करेंगे, रखेंगे उसे और अपने एंगल्स को मेजर करेंगे, ठीक है जी। और जब क्वेश्चन राइट करने के लिए आप डायग्राम बनाएंगे तो पेंसिल और स्केल यूज़ करके डायग्राम फॉर्म करेंगे। स्केल ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है जी। यहाँ मेरे पास एक शेप मौजूद है जिसमें 4 वर्टिसेस है, मीन्स 4 कॉर्नर है। 3 एंगल्स गिवन है यहाँ पर, 3 अननोन्स। फर्स्ट एंगल ए कहा है उन्होंने, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है अपने डी से मेजर करके। सेकंड वन इज बी एंड थर्ड वन इज सी, ठीक है। सबसे पहले हम ए सॉल्यूशन का हेड लिखेंगे। सबसे पहले मैं ए वेरिएबल फाइंड करूँगी। ये ए वेरिएबल यानी सॉरी ये ए एंगल हमारी इन दो लाइंस के दरमियान फॉर्म्ड हो रहा है। एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, इन दो लाइंस के दरमियान ये एंगल ए फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। इन दोनों लाइंस में से आप किसी भी एक लाइन को बेस लाइन सेलेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन का एंगल मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लाइन को बेस लाइन सिलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो आप इस लाइन को भी बेस लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस लाइन को बेस लाइन सिलेक्ट करते हैं आपको पता है उसे हम यहाँ सेंटर में इस तरह से सेट करते हैं, ठीक है जी। जो हमारा वर्टेक्स है, जो दोनों लाइंस का वर्टेक्स है वो बिल्कुल 0 पे आना चाहिए। 0 मीन्स सॉरी सेंटर पॉइंट पे हमारे प्रोडक्टर के, और फिर हम एंगल मेजर करेंगे, ठीक है जी। इस लाइन को क्योंकि मैंने बेस लाइन सेलेक्ट किया है और इस बेस लाइन का जो हमारा एंगल है इनर स्केल पे आ रहा है, उसका 0 इनर स्केल पे, इट्स मीन मैं इनर स्केल पे अपना एंगल देखूंगी, अपनी वैल्यू देखूंगी, ठीक है। जब मैं इनर स्केल पे वैल्यू देख रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री, ठीक है जी। तो A डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। दोबारा बता दूं मैं आपको, मैंने इन दोनों लाइंस में, क्योंकि ये एंगल इस लाइन और इस लाइन के साथ बन रहा है, इस एंगल का एक कॉर्नर साइड इस लाइन के साथ टच है, दूसरा कॉर्नर साइड इस लाइन के साथ टच है, इट्स मीन ये एंगल इन दोनों लाइंस के दरमियान फॉर्म्ड हो रहा है। तो इन दो लाइंस में से मैं किसी एक लाइन को बेस लाइन सिलेक्ट करूंगी और मैंने आपको बताया था जिस लाइन को बेस लाइन सिलेक्ट करते हैं उस पर हम अपना डी सेट करते हैं उसके 0 पे, ठीक है जी। और उसका सेंटर पॉइंट अब अपने वर्टेक्स पे सेट करते हैं। जो डी का आपका सेंटर है उसे इस वर्टेक्स पे सेट किया बिल्कुल, और देखेंगे फिर इनर स्केल पे 0 आ रहा है बेस लाइन का तो इनर स्केल पे अपना वैल्यू मेजर करेंगे, और अगर आउटर स्केल पे आ रहा है तो आउटर स्केल पे अपना एंगल हम देखेंगे, अपनी वैल्यू देखेंगे। क्योंकि ये मैंने इस लाइन को बेस लाइन सेलेक्ट किया था तो मेरे इनर स्केल पे वैल्यू आ रही थी 70 डिग्री, वो मैंने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट है हमारे पास बी डिग्री। बी डिग्री एंगल हमारे पास इन दो लाइंस के दरमियान फॉर्म हो रहा है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इन दोनों लाइंस में से आप किसी भी एक लाइन को बेस लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरी लाइन को फिर एंगल मेजर कर सकते हैं। मैंने इस लाइन को बेस लाइन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने अपना डी सेट किया, ठीक है। फिर दोबारा इनर स्केल पर ही वैल्यू आ रही है, मैं डी हमेशा इस तरह से सेट कर रही हूँ, ऐसी लाइन को बेस लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ जो हमेशा मुझे इनर स्केल पे यानी डी के इनर स्केल पे वैल्यू शो कर रही है, एंगल शो कर रहा है। बी डिग्री का एंगल आएगा, आप मेजर करेंगे प्रॉपरली अपनी बुक में डी रख के 106 डिग्री। फिर नेक्स्ट एंगल सिलेक्ट किया, वो नेक्स्ट एंगल है हमारे पास सी डिग्री। यहाँ पर भी ये दो लाइन्स हैं, ठीक है जी। आप कोई सी भी एक लाइन को बेस लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस लाइन को बेस लाइन सेलेक्ट किया है, एंगल मेजर करेंगे 90 से अबव 98 डिग्री एंगल हमारे पास आ रहा है सी डी।
ठीक है जी। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, इस तरह से कुछ शेप फॉर्म्ड हुई है। जब आप ये डायग्राम्स बनाएंगे अपनी कॉपी में तो स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इस डायग्राम के एंगल्स को आप खुद मेजर करेंगी। आप इस तरह से डी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो हमारी मौजूद है उस पर सेट करेंगी। एक चीज़ और, स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? हर एक के एंगल बताए थे मैंने। एक्यूट एंगल 90 से छोटे हैं, एक्यूट एंगल 90 से बड़े हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है जी। अगर नीचे की तरफ आ रही है यानी 90 डिग्री से बड़े हैं तो रिफ्लेक्स एंगल्स। स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल है? ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। स्ट्रेट लाइन पे पूरा हाफ रोटेशन कंप्लीट हो रहा है। इट्स मीन किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर हम एंगल की बात करें तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है जी। हमारी डी की नीचे लाइन जो बिल्कुल ये लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर आप देखें एंगल दोनों साइड पे लिखे हैं वो 180 डिग्री। इट्स मीन स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि हमारा एंगल हाफ रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। जब हाफ सर्कल कंप्लीट होता है, हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है 180 डिग्री। जब रोटेशन कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये आप पार्ट खुद सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ योर कंटेंट सॉल्यूशन। ये आपका होम टास्क है, डू इट योर ओन सेल्फ। Now the next question is classify each of the following as an acute, obtuse or reflex angle। क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है यहाँ पर। एक शेप उन्होंने हमें दी है इस तरह से। कह रहे हैं बताइए ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है? बता दीजिए। हम तो देखते ही बता देंगे कि ये कौन सा एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, लाइन के बाहर जा रहा है। इट्स मीन ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है, सॉरी ये ए पार्ट है, विच इज ऑब्ट्यूस एंगल। नेम मेंशन कर देंगे। इसके बाद इसका डी पार्ट एंगल, अब डायग्राम नहीं बनी हुई, सिर्फ लिखा हुआ है 181 डिग्री। बताइए कौन सा एंगल है? ऑल द एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। वो तमाम एंगल्स जो 180 डिग्री से बड़े हैं और 360 डिग्री से छोटे हैं वो कौन से एंगल्स कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है जी। तो इसका आंसर है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ये आप खुद करना था और मैं लिख देती हूँ रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, ये तमाम क्वेश्चन पेज नंबर 242 पे मौजूद हैं। 242 पेज नंबर ओपन करेंगे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कह रहे हैं हमारे पास कुछ एंगल्स मौजूद है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, क्या थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? मैंने आपसे कहा था ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करें और 90 डिग्री आंसर है, वो दोनों एंगल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है जी। 18 डिग्री एक एंगल गिवन है। इट्स मीन मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज गिवन एंड द अदर वन हमें फाइंड करना है जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सॉल्यूशन है, ठीक है जी। फर्स्ट वन ए डिग्री एंगल गिवन है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें नहीं पता। इट्स मीन बी डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देते हैं यहाँ पर कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर रहे हैं। एक चीज़ हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं अभी की पॉइंट्स में कि किसी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को अगर मैं प्लस करूँ तो आंसर आता है मेरे पास 90 डिग्री। वी हैव द आंसर 90 डिग्री। ए डिग्री एंगल गिवन है तो ए डिग्री की जगह एंगल लिख देते हैं 18 डिग्री प्लस बी डिग्री नहीं गिवन, नहीं पता, फाइंड करना है, एज इट इज लिखा 90 डिग्री। नंबर्स और वेरिएबल्स एक साथ लिखे हुए यहाँ पर, नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ। बी डिग्री यहाँ एज इट इज रहा 90 डिग्री। 18 डिग्री को मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ ये पॉजिटिव है विथ प्लस साइड, दिस साइड आके साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव 18 डिग्री। नाउ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, आंसर क्या आएगा हमारे पास 72 डिग्री, ठीक है।
तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से हमने सेकंड वन फाइंड कर लिया विच इज 72 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं। बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड किया। आप ए डिग्री एंगल लिखेंगे, फर्स्ट वाले एंगल को जो कि 36 डिग्री गिवन है उसे हम ए डिग्री कंसीडर करेंगे। बी वाला हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा था, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आप सप्लीमेंट्री एंगल का हेड देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बना था, सप्लीमेंट्री के लिए हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। डी पार्ट 171 डिग्री। आप ये दोनों क्वेश्चंस अपने कॉन्फिडेंट सॉल्यूशन की भी हेल्प ले सकते हैं आप इन्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तमाम क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हेयर वी हैव एक्स वाई एंड जेड आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है उस पर 3 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। कह रहे हैं यहाँ पर 3 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं 1 2 एंड 3 बन गए ना मैंने दो लाइन्स की 1 2 3। फर्स्ट वन x, सेकंड वन y एंड द थर्ड वन इज z। अब ये तो क्वेश्चन बता दिया उन्होंने कि इस तरह की शेप है उस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। फर्स्ट पार्ट दिया उन्होंने a पार्ट, इफ y इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। कह रहे हैं अगर हमारा पहला एंगल यानी y 45 डिग्री के बराबर है एंड z इज इक्वल्स टू z 86 डिग्री। z एंगल भी उन्होंने गिवन दे दिया। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x हमें नहीं पता, x की वैल्यू फाइंड करें। किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म्ड हो रहे हैं तो एक चीज़ ऑब्वियस है कि अगर मैं इन तीनों एंगल्स को सम करूं तो आंसर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री ही टोटल एंगल है, ठीक है। इट्स मीन अगर मैं इन तीनों एंगल्स को सम करूं 180 डिग्री आंसर आएगा। अब चाहे वो तीनों एंगल्स कोई भी हो, किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी हो, लेकिन टोटल एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या है 180 डिग्री। दो एंगल्स मेरे पास गिवन है, x नहीं गिवन एज इट इज लिख दूंगी, y एंगल गिवन है विच इज 45 डिग्री एंड z एंगल गिवन है विच इज 86 डिग्री। 180 डिग्री एज इट इज लिख दिया। जो वैल्यूज गिवन थी सिंपल हमने वो वैल्यूज यहाँ कॉपी करनी है। नाउ 45 प्लस 86, 45 और 86 को सम करेंगे इज इक्वल्स टू 131, 180 डिग्री एज इट इज। फिर इसी तरह से तमाम नंबर्स को यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ का शिफ्ट कर लेते हैं और वेरिएबल एक साइड पर। तो यहाँ बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 131 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, आंसर आएगा हमारे पास 49 डिग्री। y और z एंगल की मदद से हमने x एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी b पार्ट आप खुद करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे भी हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का और फिर एक इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। इस तरह की कुछ शेप मौजूद है। कह रहे इन द फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स। एक लाइन है A, सेंटर पॉइंट को उन्होंने O और ये B। कह रहे हैं ये लाइन AOB एंड COD, कह रहे हैं ये दो स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पर मौजूद हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ AOE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कह रहे हैं अगर ये एंगल A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, A, फिर सेंटर पॉइंट को सेंटर में ही लिखेंगे O और ये इस लाइन को E लाइन कहा है। कह रहे हैं इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सॉल्यूशन, एक एंगल उन्होंने बता दिया AOE, इसको नाम दिया है विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। ये AOE इसका किस तरह से नाम है, ये लाइन A से स्टार्ट हो रही है, सेंटर पॉइंट O है यानी एंगल O पॉइंट पे बन रहा है, इसलिए इस पर कैप लगाया कि ये एक एंगल को शो कर रहा है,
फिर आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन ई, इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री, वो यहाँ मैंने लिख दिया। और क्या गिवन है, एंड बी ओ डी इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। बी ओ डी की क्या पोजीशन होगी, यहाँ से बी से देखना स्टार्ट करें, बी ओ डी, यानी यहाँ पर हमारे पास एक एंगल और मौजूद है विच इज़ 48 डिग्री। ये भी यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, ठीक है जी। बी ओ डी इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं हमें फाइंड करना है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ज़रा मुझे बताएं इस डायग्राम में इस एंगल ए ओ सी की पोजीशन क्या होगी। ए से देखना स्टार्ट करते हैं, ए से मैं गई ओ के पास, फिर सी, इट्स मीन यहाँ पर ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है। दूसरा एंगल कौन सा है, सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं, पहले फर्स्ट एंगल को फाइंड कर लेते हैं। एक चीज़ ये कि अगर कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके ओपोजिट एंगल मीन्स आमने सामने जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो एंगल मुझे फाइंड करना है विच इज़ ए ओ सी, इसका ओपोजिट एंगल क्या है 48 डिग्री। इट्स मीन ये सॉल्यूशन में मैं लिखूँ ए ओ सी बराबर होगा 48 डिग्री के। क्यों, बिकॉज दे आर ओपोजिट एंगल एंड ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल एस का मतलब है एंगल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए डी ओ ई, सेकेंड पॉइंट में हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ ई। पहले देख लेते हैं डी ओ ई की पोजीशन क्या है, डी ओ ई यहाँ पर ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट में। ये मेरा फर्स्ट एंगल था जो फाइंड करना था, ये सेकंड वाला है। अब इसे यहाँ पर पहले मैं देख के ऑब्जर्व करूँगी और बताऊँगी कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स फॉर्म्ड होने, दो एंगल गिवन है, थर्ड वन नहीं गिवन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 वाली सिचुएशन है हमारे पास। तो मैं क्या करूँगी 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल नहीं गिवन, इसके बाद डी ओ ई है ना, तो ये लिख देती हूँ इसकी प्लेस पे, प्लस थर्ड एंगल क्या है यहाँ पर 48 डिग्री इज इक्वल्स टू, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म्ड हो रहे हैं तीनों। अब अगर मैं देखूँ ये तीनों मिलके हाफ रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो तीनों का सम करूँगी, आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। तो मैं इन तीनों को इक्वल लिख रही हूँ 180 डिग्री, ठीक है जी। ये मैंने खुद यहाँ डायग्राम से ऑब्जर्व करके इस तरह से लिखा है कि 90 डिग्री प्लस ये एंगल नहीं पता था तो इसका नेम लिख दिया, प्लस 48 डिग्री, और ये तीनों मिलके हाफ रोटेशन कंप्लीट करने, इसका मतलब ये तीनों 180 डिग्री के बराबर होंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ प्लस कर देंगे बोथ 90 डिग्री एंड 48 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 138 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज लिखा। नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, डी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, सबट्रैक्ट करेंगे दोनों को, डी ओ ई इज इक्वल्स टू 42 डिग्री। ये आंसर है सेकंड पॉइंट का। दोनों एंगल्स फाइंड हो गए, ये ऑपोजिट एंगल्स थे और ये डिफरेंट मेथड से हमने फाइंड कर दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमारे पास एक शेप गिवन है, गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कंसीडर कीजिए कि दो लाइंस मौजूद हैं, एक लाइन को कहा है हमने ए ओ बी, वो पॉइंट जहाँ पर हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी है उसे ओ कहा, पहली लाइन का नाम रखा ए बी एंड द सेकेंड वन इज सी डी। इन लाइंस के दरमियान कुछ एंगल्स भी फॉर्म्ड हो रहे हैं ऑब्वियसली। ये वाला एंगल जो फॉर्म हो रहा था उन्होंने इससे कहा 103 डिग्री, इस एंगल को कहा 7A, यानी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ये अननोन है, फाइंड करना होगा। एंड द सेकेंड वन इज 2B डिग्री प्लस 13 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट सॉल्व करेंगे। इसे अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, इट्स मीन हमें यहाँ से ए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और बी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले ए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं, हाफ रोटेशन कंप्लीट करें, देखने से ही पता चल रहा है। इट्स मीन अगर मैं लिखूँ 7A डिग्री प्लस 103 डिग्री तो इनका सम इसके बराबर आएगा 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, एडजेसेंट है, इट्स मीन
इनका सम ऑफ एंगल क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कीजिए 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, हमारे पास आंसर आएगा 77 डिग्री। नाउ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, 7 इज अ मल्टीपल ऑफ a, इस साइड शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, ये डिग्री का साइन है, a डिग्री इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड करेंगे 11 डिग्री आंसर आएगा। तो a वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास 11 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज b वेरिएबल। b वेरिएबल फाइंड करेंगे। b वेरिएबल गौर से देखें, b वेरिएबल का अपोजिट एंगल मौजूद है और हमें पता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फॉर b 2b डिग्री प्लस 13 डिग्री इज इक्वल्स टू 103 डिग्री। क्यों है ये इक्वल? बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। नाउ नंबर्स एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 2b डिग्री इज इक्वल्स टू 103 डिग्री माइनस 13 डिग्री, 2b डिग्री इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करूंगी दोनों को, आंसर आएगा मेरे पास 90 डिग्री। नाउ b डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 45 डिग्री। दोनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10b। एक्सरसाइज 10b में हम क्या पढ़ेंगे? एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस। ऐसे एंगल्स जो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान फॉर्म्ड होते हैं। पहले उसके की पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले हमारे पास एक पैरेलल लाइन मौजूद थी, एक लाइन मौजूद थी और उस पर डिफरेंट एंगल्स बन रहे थे, उसके नेम्स वगैरह हमने आपको बताया सब। अब मौजूद है हमारे पास टू लाइंस। पैरेलल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी दो लाइन जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो और किसी भी पॉइंट से एक दूसरे को टच ना कर रही हो, कनेक्टेड ना हो, तो वो लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। ये एरो शो कर रहा है कि इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन सेम है। अगर इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, पास करे, कुछ एंगल्स फॉर्म्ड होंगे। ठीक है जी, ये बन रहा है एक एंगल, ये एंगल, यहाँ पर एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। इन एंगल्स से नेम और इनको किस तरह से सॉल्व करना है ये बताएंगे। फर्स्ट वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? मेरे पास दो पैरेलल लाइंस मौजूद हैं, ये एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं। दोनों एंगल्स एक ही साइड पर हैं, बिल्कुल एक साथ हैं। सिर्फ एक पैरेलल लाइन 1 के साथ है, एक दूसरा पैरेलल लाइन 2 के साथ है। दोनों की साइड सेम है। ये भी लाइन के ऊपर एंगल बना रहे हैं, ये भी लाइन के ऊपर एंगल बना रहे हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। दोनों की साइड्स भी सेम है, दोनों की पोजीशन भी सेम है। डिफरेंट क्या है? एक लाइन 1 के साथ एंगल बना रहे हैं, एक पैरेलल लाइन 2 के साथ एंगल बना रहे हैं। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इस तरह के एंगल्स हमारे पास कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फॉर एग्जाम्पल इसे L1 कह दिया, L2 क्यों? क्योंकि ये L1 के साथ एंगल बना रहा है और ये L2 के साथ एंगल बना रहा है। ऐसे एंगल्स कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट ऑल्टरनेट एंगल्स, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर एक लाइन 1 के ऊपर यानी अपर साइड पे एंगल बना रहे हैं तो दूसरा लाइन 2 के लोअर साइड पे एंगल बना रहा हो। एक राइट हैंड साइड पर है लाइन के, इंटरसेक्टिंग लाइन के, तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पर हो, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल। फर्स्ट वन था हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि बिल्कुल सिमिलर थे एक दूसरे के, दोनों की साइड्स, डायरेक्शन सब सेम थी, दोनों की साइड्स वगैरह सब सेम थी, बस उनमें क्या डिफरेंस था? एक लाइन 1 के साथ था, एक पैरेलल लाइन 2 के साथ था। लेकिन ऑल्टरनेट एंगल में दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, डिफरेंट है। एक अगर राइट हैंड साइड पर है तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पर है। एक लाइन के अपर साइड पर है तो दूसरा लाइन 2 के लोअर साइड पर है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो वो कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी L1 इज इक्वल टू L2, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ऑल्टरनेट को B कहते हैं ताकि डिफरेंट हो थोड़ा सा नेम। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स फर्स्ट वन B1, सेकंड वन B2, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है एक दूसरे के और ऑल्टरनेट एंगल्स भी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे? जो बिल्कुल एक जैसे होंगे। फिर आ जाए नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या है? हमारी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जितने भी एंगल्स फॉर्म्ड होंगे वो तमाम इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे।
ये यहाँ से रफ कर देते हैं। ये दोनों लाइंस के अंदर है ना इंटीरियर, मतलब दरमियान में उनके जो एंगल्स बन रहे हैं, इसे मैं एक्स कह देती हूँ, इसे वाई, इसे ए और इसे बी। दोनों लाइंस के इंटीरियर यानी अंदर साइड पे एंगल्स बना रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और वो एंगल जो इन साइड्स पे होंगे, क्या वो इंटीरियर एंगल्स हैं? नो, दे आर नॉट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ये तो पता चल गया ये इंटीरियर एंगल्स हैं। करना क्या है इनका, ये दो इंटीरियर एंगल्स मिलके हाफ रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं 180 डिग्री। तो सम ऑफ किसी भी इंटीरियर एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। और लाइन के दरमियान के अगर तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम लेंगे तो वो बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास इंटीरियर एंगल्स मौजूद हैं, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर एक और हमारे पास की पॉइंट मौजूद है, लास्ट वन, उसमें पैरेलल लाइंस ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपोजिट एंगल उन्होंने बताया है कि सेम होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें पता चल गया किस किस टाइप के एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, alternate angles are equal and opposite angles are equal and sum of interior angles is equals to 180 डिग्री। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 10B, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10B पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एक फिगर हमारे पास मौजूद है जिसमें दो पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं वो फिगर। जब आप ये तमाम फिगर्स अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस मौजूद हैं, उनके साथ दो लाइंस इंटरसेक्ट करी है, एक यहाँ एक इस साइड पर। ठीक है जी, ये पहली पैरेलल लाइन का नेम है ए बी, सेकेंड वन इज सी डी। ठीक है जी, दरमियान के जो इनके सेंटर पॉइंट्स हैं यानी जो इनके वर्टिसेस हैं, इन्हें हमने नेम्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अब क्या बताना है, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लिस्ट डाउन नंबर 1 टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट पार्ट में यानी क्वेश्चन नंबर 1A के फर्स्ट पार्ट में हमें इनमें से कोई से टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मार्क करने हैं और बताने हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहाँ पर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, देखिए दोनों की साइड्स भी सेम है, ये लाइन 1 के अपर है, ये लाइन 2 के अपर। तो हम इन्हीं दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ले सकते हैं, आप कोई और से भी ले सकते हैं, बहुत सारे बनने, बुक में 2 चाहिए तो मैं यहाँ पर कोई से 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताऊंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का नेम क्या है। सॉरी, ये जो दो लाइन है इनके साथ पी क्यू एंड आर एस, इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का नेम क्या होगा। ये स्टार्ट हो रहा है पी से, यहाँ से इस साइड से, तो मैं यहाँ से देखना शुरू करूँगी पी, फिर सेंटर आएगा डब्ल्यू और लास्ट किस पे हो रहा है ये बी साइड पे। तो इस एंगल का नेम होगा हमारे पास, क्योंकि ये इनर साइड पे आ रहा है ना, पी डब्ल्यू बी। ठीक है, या फिर आप इसको बी डब्ल्यू पी भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस सेंटर पॉइंट डब्ल्यू ही होगा हमेशा। मैं इसे लिखती हूँ पी डब्ल्यू बी। और इसका दूसरे वाले का नेम क्या होगा, ये भी स्टार्ट तो पी से ही हो रहा है ना, पी वाई जेड। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू पी वाई जेड, दे बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप मार्क कर लीजिए यहाँ से, इस ये वाले ले लेते हैं 2, कोई से भी आप दो जो इसमें से सिलेक्ट करना चाहें। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है बी एक्स आर, ये बन रहा है एक, ये एक्स इसका सेंटर पॉइंट है, एक ये दोनों, तो इन दोनों का ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, दोनों की साइड्स भी सेम है, लाइन 1 के ऊपर है, लाइन 2 के ऊपर। बी एक्स आर इज इक्वल्स टू डी जेड, ये इसका नहीं डी जेड आर। दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। तो टू पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने यहाँ से लिख लिए। आपको एंगल्स के नेम देखना आ गया कि हमें उसे किस तरह से स्टार्ट पॉइंट से लेंगे, फिर देखेंगे किस साइड पे जा रहा है, फिर ये इस तरह से आप मेजर करेंगे, देखेंगे एंगल्स को। ठीक है जी, बाकी नंबर सेकंड पार्ट में आपने ऑल्टरनेट एंगल्स बताने हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आपको बता चुकी हूँ जो बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दिस वन
एंड दिस वन आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो आप इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड वन में हमें फाइंड करने हैं टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री। ऐसे इंटीरियर एंगल्स फाइंड करें जो सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री मीन्स ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है जी, तो ये आप तमाम बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1b में हमारे पास एक रीजन मौजूद है, इज BWQ इज इक्वल टू AXR, एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहे हैं, सॉरी डायग्राम भी मिटा दी। BWQ बराबर है AXR। कह रहे हैं ये एक स्टेटमेंट दे दिया है और कह रहे हैं बताइए ये सही है या गलत है, इज दिस राइट और रॉन्ग, और अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इस आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, यही डायग्राम इसमें यूज होगी। ठीक है, ABCD पहले तो देख लेते हैं BWQ की पोजीशन कहाँ पर है। BW एंड Q यानी दिस वन, ये एंगल हो गया BWQ। सेकेंड वन इज AXR। AXR का A से स्टार्ट करते हैं, AXR यानी ये एंगल है सेकेंड वन। कह रहे बताइए क्या ये इक्वल है या नहीं। इक्वल कौन कौन से एंगल्स होते हैं हमें पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या ये दोनों में से कोई है, इज देयर ये क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है? नो, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक लाइन 1 के साथ होता है, दूसरा लाइन 2 के साथ, सो दे आर नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दे आर नॉट ऑल्टरनेट एंगल्स एज वेल, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल में भी एक लाइन 1 के साथ है तो दूसरा लाइन 2 के साथ होता है, ये तो दोनों लाइन 1 के साथ है। ये एक एंगल्स हो सकते थे ऑपोजिट एंगल्स, लेकिन ये तो ऑपोजिट एंगल्स भी नहीं है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ होते हैं, बिल्कुल उनका वर्टेक्स सेम होता है ऑपोजिट एंगल्स का। क्या इनका वर्टेक्स सेम है? नो, इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, तो दे आर नॉट ऑपोजिट एंगल्स एज वेल। इट्स मीन जब ये ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑपोजिट कोई एंगल्स नहीं है तो ये इक्वल भी नहीं है। इट्स मीन ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? BWQ इज नॉट इक्वल टू AXR बिकॉज they are not corresponding alternate and opposite angle, कि ये ना ही corresponding है ना alternate है और ना ही opposite angles है, इसलिए ये equal भी नहीं है। यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन दैट AB पैरेलल टू CD फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2A, we have 2 parallel lines. First one is AB, second one is CD, PQ and RS। ठीक है जी, इनके दरमियान कुछ एंगल्स मौजूद हैं। यहाँ एक एंगल है A डिग्री, कुछ नोन एंगल्स हैं, कुछ अननोन एंगल्स हैं। जो नोन एंगल्स हैं उनकी मदद से अननोन एंगल्स को फाइंड करना है। A डिग्री 117 डिग्री, ये एरो शो करता है कि इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन सेम है। 78 डिग्री, और क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। B एंड D सब अननोन है, सिर्फ 2 एंगल्स गिवन है। किस तरह से फाइंड करेंगे अननोन की मदद से नोन एंगल? सबसे पहले तो जो हमारे पास 3 हमने बल्कि 4 की पॉइंट्स पढ़े थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल, उनकी मदद से हम इसे फाइंड करेंगे। 8 सबसे पहले फाइंड करना चाह रही थी मैं, और A ही सबसे पहले नजर आ गया कि दोनों ऑपोजिट एंगल है। इट्स बीन A इज इक्वल्स टू 117 डिग्री बिकॉज दे आर 117 डिग्री एंड A आर ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आगे स्टेटमेंट जरूर शो करेंगे ब्रैकेट में कि आपने किस तरह से इन्हें इक्वल कंसिडर किया। नेक्स्ट B देख लेते हैं। B एंड 117 डिग्री आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। B और 117 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देख लीजिए गौर से। एक लाइन 1 के
लेफ्ट हैंड साइड पर अपर साइड पर एंगल बना रहे हैं एक लाइन 2 के साथ, बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड और अपर साइड पर एंगल बना रहा है। देख लीजिए बी डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री। क्यों है? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मेंशन करेंगे ज़रूर, ये शो मार्क और एस शो करता है एंगल्स को, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बी डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री। अब फाइंड करना है सी। सी किस तरह से फाइंड करेंगे? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग नज़र आ रहा है? नहीं, बट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। बी एंड सी दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो उनका सम बराबर होगा 180 डिग्री के। बी डिग्री प्लस सी डिग्री, हाफ रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं मिलकर, तो दोनों का सम बराबर होगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल से लिख दीजिए आगे। बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 117 डिग्री लिख देंगे, प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर्स को एक साइड शिफ्ट कर लेंगे। 117 इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस साइड आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस। सो सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री इज इक्वल टू 63 डिग्री। 3 अननोन फाइंड हो गए। लास्ट वन इज डी डिग्री। डी एंड 178 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर गौर से देखेंगे आप, लाइन आर एस के साथ बन रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है आर एस लाइन के। एक लाइन 1 के अपर साइड पर है, एक लाइन 2 के अपर साइड पर है। दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो डी डिग्री इज इक्वल्स टू 78 डिग्री। आगे हम स्टेटमेंट भी दे देंगे, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इसका सेकेंड पार्ट विच इज बी पार्ट, आप इससे खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होगा। अपने क्वांटम सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी, दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कुछ वैल्यूज इसमें नोन है, कुछ अननोन है। नोन वैल्यूज की मदद से अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी लाइन एंड सी डी लाइन। यहाँ से दो लाइंस पास हो रही हैं हमारे पास, ठीक है। एक पॉइंट ई एंड एफ, ठीक है जी। ए पॉइंट से हमारे पास दो लाइंस और आ रही हैं। कुछ एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं यहाँ पर, ए डिग्री एंड 30 डिग्री। और क्या एंगल फॉर्म हो रहा है? 2B डिग्री एंड द थर्ड वन इज 38 डिग्री। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। अननोन ए और बी फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे देख लीजिए। पहले मेरे पास ए डिग्री का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मौजूद है 38 डिग्री। अब आप इसे खुद देखेंगे कि ये किस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ए डिग्री इज इक्वल टू 38 डिग्री बिकॉज ए एट 38 बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर। ए डिग्री इज इक्वल टू 38 डिग्री। आगे स्टेटमेंट दे दूंगी, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? बिकॉज एक लाइन 1 के नीचे है, एक लाइन 2 के नीचे है। यहाँ ये लाइन 1 के अपर साइड पे एंगल बना रहा है, लाइन 2 के लोअर साइड पे एंगल बना रहा है। ए इज इक्वल टू 38 डिग्री, ठीक है जी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर बी। बी के लिए सॉल्व करेंगे। ए डिग्री प्लस 30 डिग्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों, ए डिग्री एंड किस तरह से ये लाइन है हमारे पास मौजूद है 2B डिग्री है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है बिकॉज 30 डिग्री हमारे पास लाइन 1 से टच नहीं हो रहा है। ये दोनों एंगल्स मिलके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए डिग्री प्लस 30 डिग्री 2B डिग्री के। मैंने लिखा 2B डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री प्लस 30 डिग्री बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं।
ए डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड कर चुके हैं, तो 2b डिग्री इज इक्वल्स टू ए डिग्री की वैल्यू लिखेंगे 38 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 68 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 68 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, b डिग्री इज इक्वल्स टू 34 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारा आंसर होगा। दोनों के अननोन्स फाइंड होगा। इसका भी सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, बी पार्ट यू कैन सॉल्व इट बाय विद योर ऑन सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4a। क्वेश्चन नंबर 4a में भी हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तमाम क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ इन दो लाइंस के दरमियान ये 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 2 पैरेलल लाइंस मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज AB एंड CD। इस पॉइंट को जहाँ ये 2 लाइंस कनेक्टेड है, ई पॉइंट का है, इन 2 लाइंस के दरमियान ये 3 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है जी, इनमें से एक एंगल गिवन नहीं है हमारे पास, वो है ए डिग्री। सेकंड वन गिवन है 142 डिग्री एंड थर्ड वन इज 114 डिग्री। ठीक है, ये 3 एंगल्स यहाँ पर मौजूद है। ये तीनों एंगल्स कौन से एंगल्स है? सिंपली ये तीनों एंगल्स दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो ये तीनों इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। हमें पता है इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो अगर लाइन 1 के इंटीरियर एंगल्स की बात करती मैं सिर्फ, तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन मैं तीनों एंगल्स यानी जो दोनों लाइंस के दरमियान जितने भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, तो इनका सम ऑफ एंगल बराबर होगा 360 डिग्री के। ठीक है, दोनों लाइंस के दरमियान जितने भी इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, सबको सम किया तो वो तमाम का सम ऑफ एंगल बराबर होगा 360 डिग्री। जब की पॉइंट्स बताए थे तो ये बात पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ मैं। दोनों को सम कर लीजिए नंबर्स को, नंबर्स के साथ 142 डिग्री प्लस 114 डिग्री 256 डिग्री। आंसर उस साइड पे कंटिन्यू करते हैं। ए डिग्री प्लस 256 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ नंबर्स एक साइड पे 360 डिग्री माइनस 256 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास हमारा अननोन वेरिएबल आ जाएगा 104 डिग्री। Now next question is question number 12. Question number 12 you can do it your own self by the help of your content solution. ठीक है जी, आप खुद सॉल्व करेंगे अपने कंटेंट सॉल्यूशन की हेल्प से। अब आ जाते हैं हमारे होम टास्क की तरफ। पेज नंबर 254 पे 2 क्वेश्चन मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 2A, दोनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A में भी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन्स हैं, A एंड B, एंड क्वेश्चन नंबर 2A में सिर्फ एक ही अननोन है। क्वेश्चन नंबर 2A में तमाम वेरिएबल्स का सम ऑफ एंगल 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 1A में आप जब A एंगल फाइंड करेंगे, सम ऑफ एंगल लेंगे 180 डिग्री, फिर 4A प्लस 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 2B डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल। इस तरह से इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आप सबको सब समझ में आया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।